मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? इसमें आपका ऑप्शन है सेरेब्रम, दूसरा ऑप्शन है पेनास, तीसरा है सेरिबेलम और चौथा है मेडुला। सेरिबेलम जो है यह मस्तिष्क का सेरिबेलम जो भाग है वो मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। अदर ऑप्शन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पोनास, तो यह ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो उत्तेजना, श्वसन प्रक्रिया एवं बेहतर प्रेरक नियंत्रण आदि का कार्य करता है। एक सेरेब्रम है, तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह मनुष्य के सभी स्वैच्छिक कार्य, दृष्टि, श्रवण आदि का नियंत्रण करता है। चौथा है मेडुला। मेडुला जो है ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच तंत्रिका संकेतों का प्रसारण करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? ऑप्शन में आप देखेंगे हम, पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है मेथनॉल, तीसरा ऑप्शन है एस्टर, चौथा ऑप्शन है इथेनॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एस्टर। एस्टर जो है एक मीठी महक वाला पदार्थ है। अब अन्य विकल्प के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो मेथनॉल जो है वह तीखी गंध की होती है, मतलब इसकी गंध जो है तीखी होती है। इथेनॉल की गंध जो है इसकी भी मीठी होती है। और अमोनिया जो है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे यह मीठी पदार्थ बोला है, तो यहाँ इथेनॉल और अमोनिया जो है यह एक अप्रिय मतलब गंध होती है। इसका मतलब दुर्गंध समझिए, ये अच्छा नहीं होता है। बारहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना बारहमिहिर ने की है? तो ऑप्शन अब हम लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन है कुमार संभव, दूसरा ऑप्शन है शकुंतला, तीसरा है बृहत संहिता, चौथा है ऋतु संहारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बृहत संहिता। अर्थात बारहमिहिर ने बृहत संहिता की रचना की थी। आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि बारहमिहिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और यह उसके नवरत्नों में से एक थे। और बारहमिहिर ने बृहत संहिता के अतिरिक्त ऋतु संहारा रोमन सिद्धांत एवं सूर्य सिद्धांत की भी रचना की थी। तो बारहमिहिर के संदर्भ में हम जान लें कि इन्होंने बृहत संहिता की रचना की थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने रोमन सिद्धांत एवं सूर्य के सिद्धांत की भी रचना की थी। अन्य जो पुस्तक दिए हुए हैं जैसे कि कुमार संभव, शकुंतला एवं ऋतु संहारा, तो यह तीनों की रचना जो है कालिदास ने की है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पहला जो आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो है किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है एथेंस, दूसरा है स्टॉकहोम, तीसरा है पेरिस, चौथा है लंदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एथेंस। यानी पहला आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस हुआ था। यह एथेंस जो है प्राचीन यूनान, जिसको वर्तमान में ग्रीस के नाम से जाना जाता है, का आयोजन हुआ था। और पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 1896 ईस्वी में हुआ था और इसमें 14 देशों के एथलीटों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो ऑप्शन में है दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, पौंडीचेरी, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 3 होगा, जिसमें दिया हुआ है पुडुचेरी। तो आप लोग दोस्तों ये आपको पता होगा कि पुडुचेरी जो है भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात भी पुडुचेरी पर अधिकार जो था वो फ्रांस का था। तो फ्रांस ने आज़ादी के बाद भी वो उस पर अपना अधिकार बनाए रखा, लेकिन भारत सरकार के प्रयास से 1856 ईस्वी में जो है पुडुचेरी के हस्तांतरण के संदर्भ में फ्रांस एवं भारत के बीच हस्ताक्षर हुए, संधि हस्ताक्षर, और इसी के तहत भारत का यह एक केंद्रशासित प्रदेश बना। इसका मुख्यालय भी पुडुचेरी में ही था। और पुडुचेरी इसका इसलिए और पांडिचेरी करते हैं, तो पूर्व में इसका नाम पांडिचेरी था, लेकिन 2006 में जो है पांडिचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी चयनित आपका दिया हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 274 के अनुसार विधायकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? तो ऑप्शन हम देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है राज्यसभा के सभापति, दूसरा है केंद्रीय वित्त मंत्री, तीसरा है अध्यक्ष और चौथा है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जैसा हम लोग जानते हैं कि कराधान या वित्त या धन से संबंधित जो भी विधेयक होते हैं वह राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के पश्चात ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में है वह है कि राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय वित्त मंत्री, अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री। यहाँ पर राष्ट्रपति की चर्चा नहीं है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्रपति को जाना जाता है एवं शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को, तो यहाँ केवल अध्यक्ष दिया हुआ है। तो यहाँ अध्यक्ष से तात्पर्य राष्ट्राध्यक्ष, और राष्ट्राध्यक्ष जो है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा अध्यक्ष हो जाएगा। यहाँ अध्यक्ष से तात्पर्य राष्ट्रपति से है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे।
और यह जो है कोई भी धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के पश्चात ही संसद में पेश किया जाता है। धन विधेयक का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 210 में किया गया है। और धन विधेयक के संदर्भ में जो है जब वह संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना हेतु बाध्य है, यानी उसके पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह विधेयक जो है उसके पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एक तर्जनी। तर्जनी दोस्तों अंगूठा के बगल वाले उंगली को तर्जनी बोला जाता है। बीच की उंगली अंगूठी, यह जो है अनामिका, मतलब सबसे छोटी उंगली होती है, उसके बगल में होती है, उसको हम लोग रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं। और यह अंगूठा दिया हुआ एक अनामिका। अनामिका का मतलब सबसे छोटे हाथ की जो उंगली होती है उसे अनामिका बोला जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा अंगूठा। तो फ्लेमिंग का जो है फ्लेमिंग का अंगूठा जो है यह जो है वर्तमान की दिशा दिखाती है। यह अंगूठा जो है यह चालक पर आरोपित बल या उसकी गति की दिशा की ओर इंगित करता है। इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर्स में किया जाता है जो पंखों, प्रिंटरों आदि के प्रयोग करता है। तो अब इसमें तर्जनी जो उंगली है जो अंगूठा के बगल में होता है यह चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है, जबकि बीच की उंगली जो है यह करंट यानी विद्युत की धारा को इंगित करता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इस अंदर में विकल्प में दिया हुआ है। फर्स्ट विकल्प में है रेवल जयसेल, दूसरे में है सवाई प्रताप सिंह, तीसरे में है चित्रांगद मौर्य, चौथे में है रावल रतन सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। प्रताप सिंह ने इसका निर्माण जो है 1799 ईस्वी में करवाया था और यह जो है जयपुर में स्थित है। यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो यह इसका आंसर सही होगा 11वीं अनुसूची, यानी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान जो है संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में एक नया अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसका नाम जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय दिए हुए हैं पंचायतों के लिए। कितने विषय दिए हुए हैं? तो यह 29 विषय दिए हुए हैं। और यह अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत और इसी अधिनियम के तहत संविधान में 9वें भाग को जोड़ा गया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसके तहत 243 से 243 ओ तक का प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया है कि 1975 के पश्चात से जो भी कानून इसमें शामिल किए जाएंगे, ऐसे लमसम में है 74 या 75 के बाद से जो भी कानून इसमें शामिल किए जाएंगे उसकी मतलब न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और 12वीं अनुसूची जो है यह नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो इस सारी अनुसूची के बारे में हम लोग जान गए। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है पेरियार, दूसरा ऑप्शन है रवि, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, चौथा ऑप्शन है गोमती। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा, अर्थात मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है जो है यह नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से भी एक सोन नदी भी निकलती है। और नर्मदा के बारे में दोस्तों एक फैक्ट है कि यह जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। दूसरा फैक्ट यह है कि यह रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और अगला इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि डेल्टा के स्थान पर यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है गोदावरी, दूसरे में दिया हुआ है नर्मदा, तीसरे में दिया हुआ है कृष्णा, चौथे में दिया हुआ है महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह जो है नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? तो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में है 12, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 17, तीसरा में दिया हुआ है 15 और चौथा में दिया हुआ है 10। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह 15 हो जाएगा।
15 हो जाएगा, अर्थात जो है नोटों के पीछे की तरफ जो है वह 15 भाषा छपे होते हैं। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा ऑप्शन है नवोदित, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी विखंडन और चौथा में दिया हुआ है बीजाणु गठन। तो इस प्रश्न का जो वह होगा आपका नवोदित, अर्थात हाइड्रा में जो है नवोदित प्रकार का प्रजनन होता है। नवोदित को मुकुलन प्रजनन भी के नाम से भी जाना जाता है और मुकुलन जो है नए जीवों के जनन का एक अलैंगिक प्रकार है, अर्थात यह एक अलैंगिक प्रकार होता है। लेकिन यह ऑप्शन में हमारा मुकुलन नहीं नवोदित दिया है, तो लेकिन इसका आंसर जो है नवोदित ही होगा, जिसे हम लोग मुकुलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मुकुलन नए जीवों के जनन का एक अलैंगिक प्रकार होता है। क्वेश्चन जो है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन पहला दिया हुआ R.K. नारायण, दूसरा दिया हुआ अरविंद अडिगा, तीसरा दिया हुआ है विक्रम सेठ, चौथा में दिया हुआ है शशि थरूर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है अर्थात द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक जो है अरविंद अडिगा है। इनको जो है अरविंद अडिगा को इस उपन्यास के लिए वर्ष 2008 में बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है, अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थल पर हुआ था? तो पहला ऑप्शन हम लोग दिया हुआ है इसमें सारनाथ, दूसरा दिया हुआ है लुम्बिनी, तीसरा दिया हुआ है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन है बोधगया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है अर्थात में हुआ था और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और अन्य स्थलों के बारे में जानते हैं तो बोधगया जो है तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो बिहार में स्थित है। सारनाथ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर जो है गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु हुआ था, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं। तो अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग आगे मिलेंगे अगले सेट के साथ इसी करीब में। तब तक के लिए धन्यवाद।